नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहे हंगामे के बीच आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए नया सियासी तूफान खड़ा कर सकती है और शायद मोदी सरकार की जड़ों को हिला भी सकती है। एक तरफ संसद में अदानी के नाम पर विपक्ष की घेराबंदी जारी है और बीजेपी इसमें लाचार दिख रही है, तो दूसरी तरफ आज शरद पवार की अजीत पवार समेत अजीत गुट के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, जिससे महाराष्ट्र में अब नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर नाराज हैं। इधर जरूरी बातों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी कैबिनेट ने आज एक देश और एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव। हालांकि अभी इस पर संसद में चर्चा होना बाकी है। और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 यानी वर्शिप एक्ट की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं यानी PIL पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, देश में इस तरह का कोई भी नया केस दायर नहीं होगा। यह अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब तक इस केस की यानी वर्शिप एक्ट की कुछ धाराओं में, कुछ प्रावधानों में जो परिवर्तन की मांग की गई है, उस पर जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक देश में इस तरह का कोई भी नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। मोदी सरकार महीने भर बाद इस पर क्या जवाब देती है, यह देखना होगा। फिलहाल तो नजर आ रहा है कि संसद में वो अपनी जवाबदेही से बच रही है। आपको बता दूं कि संसद में आज भी अदानी और सोरोस, इन 2 उद्योगपतियों के नाम पर हंगामा चलता रहा। विपक्ष मोदी सरकार से अदानी पर जवाब चाहता है, जिनका नाम बाकायदा अमेरिकी अदालत में आ चुका है, लेकिन बीजेपी जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के पोस्टर लहराते हुए उनके रिश्तों पर सवाल खड़ा कर रही है। तर्क दे रही है बीजेपी कि राहुल को संसद में बताना चाहिए कि सोरोस किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। यहां बीजेपी की रक्षात्मक दलीलों का खोखलापन दिख रहा है। दोस्तों, अदानी पर मामला दर्ज हुआ है तो सवाल उठाना लाजमी है, वाजिब है, लेकिन सोरोस पर तो अभी कोई मामला दर्ज नहीं है। फिर बीजेपी किस आधार पर जवाब मांग रही है? खैर, बीजेपी के हमलों के इरादे राहुल समझते हैं और देश के लोग भी अब राहुल गांधी की अहमियत जान चुके हैं। इसीलिए हाथरस पीड़िता के पिता से मिलने के लिए राहुल गांधी आज पहुंचे हाथरस, क्योंकि हाथरस पीड़िता के पिता ने राहुल से मदद की गुहार लगाई थी। एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने राहुल गांधी को बताया था कि कैसे योगी सरकार में वो अपने ही घर में कैद हो गए हैं और जितने वादे उनसे सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा अब वो राहुल गांधी से न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस परिवार से मिलने आज हाथरस पहुंचे। ये विजुअल आप देख रहे हैं, इस विजुअल से आप समझ सकते हैं राहुल गांधी उस परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे हैं। राहुल के हाथरस पहुंचने पर बीजेपी को तकलीफ हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, लेकिन संसद का माहौल जो बीजेपी ने बिगाड़ दिया है उस पर कुछ नहीं कहती है। हालांकि विपक्ष के सांसद बीजेपी और आसंदी पर बैठे लोगों की पोल खोल रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने संसद में व्यवधान पर कुछ कहा है। जो कुछ कहा आइए जरा सुन लेते हैं। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस नेता, संसद में जो व्यवधान है उस पर क्या कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी सुनिए। सब कांग्रेस के सदस्य आज गए थे चेयरमैन साहब के ऑफिस में और उनसे कह के आए कि आज आप देख लें, नड्डा साहब जितनी देर बोले उनका समय देख लें, आप देवगौड़ा जी का समय देख लें, वो सब 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, और जब लीडर अपोजिशन आपकी परमिशन से बोलने खड़े हुए तो 1 मिनट भी नहीं। सारे जो तथ्य हैं वो आ जाते हैं सरकार के, हमारे नहीं आते। हम उठाना चाहते हैं, बार बार उठाना चाहते हैं कि जो 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दिया है अडानी ने मोदी सरकार में बैठे लोगों को, जो संभल में दंगा हुआ है, जो मणिपुर में इस समय पूरी तरीके से फेल्योर ऑफ द कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर है। हम उठाना चाहते हैं मजदूरों की बात, हम उठाना चाहते हैं किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हमें उठाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये बात स्पष्ट रूप से आप शिकायत के रूप में हम अनुरोध पूर्वक दर्ज कराने आए।
सर कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को लेकर अप्रूवल दे दिया है, क्या कहेंगे? ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है तो आप यहां पर सुन रहे थे। और दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव का सवाल भी इनसे किया जा रहा था। एक देश एक चुनाव और महाराष्ट्र के हालात पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जरूरी सवाल उठाए हैं। आइए जरा प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं, क्या कह रही हैं वो, सुनिए। तो हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने ईवीएम्स और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से वीवीपैट मशीन जो कम है उसको लाने का काम होगा। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिस तरीके से बिल आएगा उसके अनुसार फिर मैं आपको और इसके बारे में बता सकती हूँ। और अजीत पवार ने कहा है कि 14 तारीख को कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है, 14 दिसंबर को। तो आप समझिए 23 नवंबर को इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए, कैबिनेट भी बन चुका। यहाँ पर 15 दिन तो लगे चीफ मिनिस्टर पे सबको सहमति बनाने में, और अब वहाँ पे कोई कैबिनेट डिसीजंस नहीं हुए हैं। परभनी में किस तरीके की आग लगी हुई है सब देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चरमराई हुई है। पर हाँ, यहाँ पर इनकी पहले राजनीति हो जाए, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चलेगा, फिर ही महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। वरना महाराष्ट्र वाले लोग इंतजार कर सकते हैं कि वोट हमने दिया था वादे पूरे करने के लिए, हम पहले यहाँ पे अपनी हाजिरी दे दें, तब जाकर महाराष्ट्र को कोई ध्यान दिया जाएगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे। इन तमाम खबरों के बीच कल से लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हो रही है। 2 दिन यानी कल और परसों शनिवार है, लेकिन स्पेशल संसद की कार्रवाई होगी शनिवार को भी। तो 2 दिन कल और परसों लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी। इसकी शुरुआत करेंगे राजनाथ सिंह सत्ता पक्ष की तरफ से, और इसके बाद 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। इसकी जानकारी पहले दी जा चुकी थी। संविधान पर चर्चा के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति, खासकर लोकसभा चुनाव के वक्त चलते हुए घूमते हुए हमने देखी थी। और अभी भी गाहे बगाहे ही सही, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पे घेर रहे हैं। और संसद हो या संसद के बाहर हो या चुनावी रण हो, वहां हर तरफ बचाव की मुद्रा में नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, उनकी पार्टी दिखाई देती है। तो दोस्तों आइए, बहुत कुछ है आज इस पिटारे में, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष कैसे पोल खोल रहा है और कैसे यहां चारों खाने चित या कहें तो बेपटरी हो रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि किस तरह मुद्दों से भटकाने की कोशिश में लगी हुई मोदी सरकार खुद ही पटरी से उतर रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। और सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और पंकज चतुर्वेदी जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और नीचे आप देखिए, देश को न बिकने देंगे, देश को बिकने न देंगे, ये बैनर्स लेकर यहां देश को न बिकने देंगे, ये देश बिकने नहीं देंगे, ये देश बिकने नहीं देंगे। इसका आप ये देखिए, तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता नारेबाजी, और लगातार ये जो चल रहा है संसद के अंदर, एक्चुअली संसद के अंदर, सदन के अंदर, ये सदन संसद परिसर में है, ये लोग सदन के अंदर जो बातें होनी चाहिए थी, जो बहसें होनी चाहिए थी, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। और सदन के बाहर जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। और सबसे पहले यहाँ बहुत कुछ, वर्शिप एक्ट भी है, क्या वहीं से शुरुआत करें? बहुत इंपॉर्टेंट है वर्शिप एक्ट, और सरकार से फिर एक महीने का वक्त दिया गया है कि आप जवाब दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये कहा गया है कि अब कोई नया केस दाखिल नहीं होगा। राम मंदिर का जिक्र भी है, एक तो वर्शिप एक्ट की बात, लेकिन दूसरी तरफ संसद के अंदर, संसद के बाहर जो चल रहा है उसमें संविधान का मसला भी अब आ रहा है। और धनखड़ साहब तो खैर बने हुए हैं ही। आपका ओपनिंग कमेंट प्रशांत जी। जी, मैं धनखड़ जी बात रखूंगा, लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक काम किया है,
देखिए, पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनकी एक बहुत बेतुकी टिप्पणी की वजह से वर्शिप एक्ट पर सर्वे कराने के लिए ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूरा बबेला खड़ा हो गया। तमाम मजिस्ट्रेट, जज, कभी संभल को, कभी जो है वो अजमेर शरीफ को, कभी दूसरे मस्जिदों को के बारे में ये फैसले करने लगे। चंद्रचूड़ साहब ने ये उसका इंटरप्रिटेशन किया, ये व्याख्या दी कि मस्जिद या मंदिर का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन सर्वे तो हो सकता है। तो सर्वे की एप्लीकेशन किसने दी थी? सर्वे की एप्लीकेशन कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिसर्च करने के लिए नहीं दी थी। उसमें राजनीतिक मंतव्य थे। उस सर्वे की याचिकाओं के उद्देश्य राजनीतिक थे, राजनीतिक लोगों के द्वारा किया गया था। वो राजनीतिक लोग थे वो सब पीछे उसके। और DY चंद्रचूड़ अपने इस विवेक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए और उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी वजह से ये पिटारा खुल गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया और दोनों चीज में ब्रेक लगा। तो जो चंद्रचूड़ की बेतुकी टिप्पणी थी उसकी वजह से जो कंफ्यूजन था, जो एक गलत संदेश गया लोअर जुडिशरी को, उस पर रोक लगी। और बीजेपी इस सांप्रदायिक राजनीति को और जो बीजेपी की समर्थित मीडिया है उसके पूरे जिसको कहते कैंपेन को, हेट कैंपेन को रोक लग गई, वरना ये चलता रहता। आप देखिए कि 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई संभल में, जिनका कोई मतलब नहीं था उस विवाद से, और वो कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, ये सब कुछ हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के दौरान या जब सुनवाई पूरी करके जब वो अंतिम फैसला करेगा वर्शिप एक्ट 1991 पे, तो बेहतर होगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है उस पोजीशन को ही मेंटेन करें, वरना इस देश में इस सिलसिले को रोका नहीं जा सकता कि कोई मंदिर कभी फिर वो आग यहाँ से मस्जिद के बाद बौद्ध मंदिरों की आएगी, फिर जैन मंदिरों की आएगी, और जैन बौद्ध मंदिरों की आएगी तो फिर हिंदू धर्म के मंदिरों की आएगी। ये सिलसिला कहीं रुकने वाला नहीं है जी। इस राजनीति को, नफरत की राजनीति को ब्रेक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान बचाई है। दंगे फसाद होते, लोग मारे जाते, 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं संभल में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने काम अच्छा किया है और मोदी सरकार को इससे बड़ा झटका मिला है, क्योंकि इनका पूरा जो भविष्य की राजनीति है वो इसी पर निर्भर हो गई थी कि एक के बाद एक मस्जिद खोलते रहो हर विधानसभा के चुनाव के पहले और बवाल मचाते रहो और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ध्रुवीकरण करते रहो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही विवेकपूर्ण काम किया है आज और उसकी तारीफ करनी चाहिए। दूसरी बात जो धनखड़ जी की बात है, धनखड़ जी की बात जो है वो भले ही धनखड़ जी के खिलाफ अभी अविश्वास का प्रस्ताव आएगा, बहस होगी, वोटिंग होगी, उस पर बात राजीव जी नंबर गेम की है ही नहीं जी। बात यह है कि प्रस्ताव आने के बाद जगदीप धनखड़ अब सदन का विश्वास वैसे ही खो चुके हैं। कल आप देखिए विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। उल जरूर बातें वो करते हैं, कहीं भी जाते, पब्लिक फोरम में भी है, बातें जो करते हैं वो कोई बहुत ही जिसको कहें कि मर्यादित बातचीत करते हैं, अपने संवैधानिक पद के अनुरूप बातें करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमको उनके कितने भी भाषण, चाहे मेरठ का भाषण या कहीं और के भाषण आप निकाल के देख लें। अब सवाल यह कि जगदीप धनखड़ ये क्यों कर रहे थे और मोदी सरकार ने इनको बचाया क्यों नहीं। कल भी मैंने कहा था कि सरकार अगर चाहती तो ये प्रस्ताव नहीं आता,
सरकार विपक्षी नेताओं से बात करती, इंगेज करती, उनको इस प्रस्ताव को टालती, लेकिन सरकार ने ये किया नहीं, जगदीप धनखड़ को मझधार में छोड़ दिया। अब जी। मझधार में क्यों छोड़ दिया, क्या उपयोगिता है धनखड़ जी की, वो उस पर जरा 2 मिनट में बात रखता हूँ। देखिए, धनखड़ जी जो कर रहे थे, सरकार के पास कमी नहीं है। मोदी जी के पास अपना एक मीडिया है जो उनकी बात करता है, उनका एक सोशल मीडिया है, बहुत ताकतवर है। तमाम और लोग हैं जो कि बात करते हैं, उनके पास पॉलिटिकल पार्टी है, राज्य की सरकारें हैं, अखबारों को विज्ञापन देके जो चाहे सो छपवा लेते हैं, तो उनको धनखड़ जी की आवश्यकता नहीं है। अब धनखड़ जी की बीजेपी को कभी आवश्यकता रही क्या? आप देखिए कि धनखड़ जी कट्टर कांग्रेसी रहे, कट्टर देवीलाल के समर्थक रहे, उसके बाद बीजेपी में आए 2006 में। बीजेपी में आने से पहले 2 लोकसभा के चुनाव वो हार चुके हैं, झुंझुनू का और अजमेर का। और 2006 से जब बीजेपी में वो आए तो बीजेपी ने इनको कभी भी लोकसभा में नहीं भेजा जी। बीजेपी ने कभी भी इनको राज्यसभा में नहीं भेजा, बीजेपी ने कभी भी इनको मंत्री नहीं बनाया, बीजेपी ने पार्टी संगठन में भी इनको कोई महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी नहीं दी। इनको पहली जिम्मेदारी दी गई बंगाल के गवर्नर की, जहां अपने बड़बोलेपन की वजह से उन्होंने ममता बनर्जी को परेशान किया। वो सूट करता था मोदी की पॉलिटिक्स को, वो बंगाल में चुनाव में जाना चाहते थे, उसका इनाम इनको दे दिया गया। लेकिन धनखड़ जी की उपयोगिता बीजेपी में नहीं रही है कभी भी। आप सोचिए, जिस सभा के वो सभापति हैं, उस सभा के कभी सदस्य नहीं रहे जी। कभी मेंबर बन के नहीं आए वो, बीजेपी ने उनको भेजा ही नहीं, इस लायक ही नहीं समझा उनको। अगर इस लायक समझा होता तो राज्यसभा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती थी। 2006 से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए धनखड़ जी का जो भी प्रोजेक्ट है, जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा राष्ट्रपति बनने का, उसको उन्होंने खुद ही पंक्चर कर दिया है। अब यहां से आगे उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। पहले भी बीजेपी के लिए उपयोगिता नहीं थी उनकी, और अब भी उपयोगिता वो साबित नहीं कर पाएंगे। तो धनखड़ जी अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे। रस्म अदायगी के लिए कभी नड्डा जी बोल देंगे, कभी रिजिजू बोल देंगे, कभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल देगा, लेकिन बीजेपी या सरकार, मोदी सरकार उनको रेस्क्यू करने नहीं जा रही है। रेस्क्यू करनी जा रही होती तो ये प्रस्ताव नहीं आता, और उनको लड़ाई अपनी अकेले लड़नी होगी। और अपनी गरिमा वो खो चुके हैं, इज्जत खो चुके हैं। अब उनको के खिलाफ बयानबाजियां होंगी और इस तरीके की बातें होंगी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे गंभीर व्यक्ति ऐसी बातें कह रहा है, तो आप किसको रोकेंगे? जी राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आप दे रहे थे कि जगदीप धनखड़ जो कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, और बीजेपी ने उनको उस लायक शायद समझा नहीं। ये पहली दफा वो राज्यपाल बनते हैं वेस्ट बंगाल के, और उसके बाद सीधे उपराष्ट्रपति बनते हैं। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ, वो देवीलाल की पार्टी से एक बार लोकसभा में आए हैं जी, उसके बाद वो चुनाव हारे हैं। बीजेपी से चुनाव हारे, से कभी नहीं हारे जी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और सबसे बड़ी चीज की सीधे वहां पर चूंकि वेस्ट बंगाल में इन्होंने जो कुछ किया, 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव होना था। चुनाव से पहले धनखड़ साहब ने खूब परेशान किया ममता बनर्जी को। बीजेपी को लगा कि इन परेशानियों के कारण आगे हो सकता है कि और मददगार ये साबित हो, क्योंकि इनका चरित्र जो है वो नरेंद्र मोदी के चरित्र से बहुत मैच खाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहां पे ये हो रहा है कि पटरी से ये भी उतर चुके हैं, पटरी से वो भी उतर चुके हैं, दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं ऐसा दिखता है। और बहुत मुसीबत में फंसे हुए नजर आते हैं उपराष्ट्रपति महोदय साहब। एक बिल्कुल बिटवीन द लाइन अगर आप वो करें, व्याख्या करने की कोशिश करें, विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो यही पाएंगे कि यहां पर, क्योंकि कल जब
तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं, उन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से धनखड़ साहब और परेशान हैं। वैसी खबरें लगातार मिल रही हैं और आज जब सदन मुश्किल से कुछ मिनट चल पाया है, खासकर राज्यसभा का जो है वो राज्यसभा चल पाई मात्र बहुत 15-20 मिनट कह लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये जो चल पाई है उसमें उनकी परेशानियां नजर आती हैं। लेकिन क्या जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे कि राष्ट्रपति पद चाहते हैं और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, क्या इस दिशा में अब जाते हुए धनखड़ साहब दिखाई देते हैं, या ब्रेक ऑलरेडी यहां पर है और इसके आगे उनके सामने कुछ भी नजर नहीं आता है? ये सब धनखड़ साहब के बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे और अभी करना इसलिए आने वाले समय में और करना होगा क्योंकि आसंदी पे ये विराजमान है, इसलिए भी। लेकिन दूसरी तरफ जो वर्शिप एक्ट है, जरा सुप्रीम कोर्ट चले, वर्शिप एक्ट पर सीजेआई का आज जो उनकी जो न सिर्फ टिप्पणी बल्कि 1 महीने के अंदर जो 1 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना है यहां केंद्र सरकार को, उसके बीच आज का जो फैसला है, आज का जो डायरेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसला ना कह रहे लेकिन डायरेक्शन जरूर, डायरेक्टिव जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अब कोई भी ये काम नहीं कर पाएगा कि कहीं भी मस्जिद है तो वहां मंदिर होने के नाते एफआईआर दर्ज करा ले और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई जाकर वहां पर किसी तरह का सर्वे करे। और जैसी जान माल की बात यहां कर रहे थे प्रशांत टंडन जी कि जैसे संभल में हमने देखा 4 लोगों की जान चली गई, कई लोग जेल में हैं, अब अव्यस्त बिल्कुल वहां की जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त है, ये सब ना हो इसकी भी चिंता करनी चाहिए। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, फिर पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगा। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए वर्शिप एक्ट को ही, कैसे देखते हैं आप? सदन के बाहर भी जो चीजें चल रही हैं उस पर भी आपकी टिप्पणी जरूर हम चाहेंगे, लेकिन क्या यहां से एक बड़ा कहें तो एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट से आया है, थोड़ा भरोसा क्या जगता है? जो चंद्रचूड़ साहब जो खराब करके गए थे, साफ साफ कह सकते हैं हम कि वो खराब करके गए थे, इस देश के ताना बाना को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की, और वैसे पद पर बैठे हुए लोग अगर ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं तो वो टिप्पणी अच्छी नहीं होती है, सोच समझ के करनी चाहिए थी। राजीव जी, आज सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना साहब ने जो बात कही वो ये कि हमारे सामने 2 मामले ऐसे हैं जो बहुत ही संगीन है। एक तो मथुरा की शाही ईदगाह वाला मामला और दूसरा बनारस का या वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला। लेकिन देश में 18 से ज्यादा ऐसे मामले लंबित हैं, 10 मस्जिदों से के बारे में जुड़े हुए। सवाल यह है कि जब भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विशेष प्रावधान 1991 है तो उसकी धाराओं की वैधता को क्यों नहीं समझा गया? और 6 पार्टियों ने इसमें याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तब कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय टिप्पणी व्यक्त की है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे में, इस कानून के दायरे, इसकी शक्तियों और ढांचे की जांच कर रहे हैं, ऐसे में उचित होगा कि बाकी अदालतें अपना हाथ रोक लें। उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई केस पंजीबद्ध नहीं करेंगे। निचली अदालतों को साफ साफ कहा गया कि वे कोई भी केस पंजीबद्ध नहीं कर सकते, यानी आगे में जो कुछ कर सकते हैं, भाषण जो कुछ करना है करें, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं। इस तरह से एक बात जो अभी प्रशांत जी ने कही बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कई शहरों को जलने से बचाया है और अनेक लोगों की जिंदगियां बचाने की पहल की है इस बात के जरिए। जब आप एक कानून बना चुके हैं, उस कानून के तहत किसी और धर्मस्थल पर आप ऐसी बातें कर नहीं सकते, तो फिर ये क्यों करने की जरूरत है? जब कानून में साफ है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था उसे वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को है, अपना धर्म मानने की आजादी है। तो ऐसे में इन तमाम कानूनों की, संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं हो सकता। ये बात कानून में साफ है कि इस एक्ट में भी साफ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी कोई भी हो, एक धर्म स्थल को दूसरे धर्म स्थल में नहीं बदला जा सकता। मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा।
ये सब बात के बाद भी इस तरह के विवाद करना, और कौन लोग थे जो इस तरह के विवादों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप एक चीज और देखिए राजीव जी, पिछले कुछ समय से, कोई 1-2 साल से आप देखेंगे कि बीजेपी ने तमाम उन हिंदू धार्मिक नेताओं को किडनैप कर रखा है। किडनैप शब्द मैं कह रहा हूं, जो अति उत्तेजना वाले बयान देता है। आप लाइन से गिन सकते हैं, उनकी संख्या दर्जनों में है। जो भी कथित धर्मगुरु अल्पसंख्यकों के खिलाफ उलझुल बोलता है, हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने, 4 बच्चे पैदा करने की बात कहता है, आरएसएस के लोग उसे अपहृत कर लेते हैं, उसके नाम से रैलियां निकालते हैं, लाखों लोगों को उसके रैली में ले जाते हैं, बड़ा भारी इवेंट करने लगते हैं। ये बीजेपी का स्लीपर सेल, संघ का स्लीपर सेल इस तरह से काम कर रहा है। यानी पूरे देश में यह माहौल बनाए रखो। अब हिंदू एकता यात्रा चल रही है, तो हिंदू एकता को कौन सा खतरा है भाई? और हिंदू एकता, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उन्होंने, और आप हिंदू एकता यात्रा के नाम पर क्या कर रहे हैं? और किन धर्मगुरुओं को ला रहे हैं जो धर्मगुरु हैं भी नहीं। धर्मगुरु के चेले में विशुद्ध व्यापारी व्यक्ति हैं और उनके पूरे खानदान के लोग व्यापारी। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसमें आदेश दिया है। 4 हफ्ते तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात 100% सही कि कई लोगों की जान इसमें बचेगी। देश को जो एक विध्वंस की आग में झोंकने की कोशिश थी, वो इससे बचेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने पुराने, सुप्रीम कोर्ट के पुराने न्यायमूर्तियों के फैसलों से अलग एक ऐसा फैसला दिया है जिससे उम्मीद की जाती कि देश में अमन चैन रहेगा, या अमन चैन तोड़ने वालों के साथ न्यायालय तो कम से कम खड़ा नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, अमन चैन की बात, और खासकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो संदेश है, ये जो डायरेक्टिव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से थोड़ी सी राहत महसूस होती है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अमन चैन बिगड़ने की जो बात थी, सांप्रदायिक माहौल यहाँ बिगड़ने की जो बात थी, उस पर कहीं लगाम लगते हुए हम देखेंगे आने वाले समय में। पंकज जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन संसद के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? धनखड़ साहब परेशान हैं, जरूर होंगे परेशान, लेकिन बीजेपी जो कर रही है उसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए इस हिसाब से दिखाई देती है कि हर बार, अब देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ गई, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब इसको कब सदन में लाएंगे, कब क्या होगा, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन आगे मूर्त रूप में आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, धरातल पे हम देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जो बातें कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण कह रही थी, और क्या मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हो रही थी, नाम आया था, उस समय भी 1 नेशन, वो उसी समय इस फ्रेज को लाया गया था। फ्रेज कहूँगा मैं, क्योंकि ये कितना धरातल पे आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, इसलिए इसको लाया गया था। और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई जा रही, बताई जा रही। जॉर्ज सोरोस को लाया गया अदानी के सामने खड़ा करने के लिए। अब क्या अदानी के सामने ही खड़ा करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया गया है? ये माना जाए, क्योंकि अभी आज 12 तारीख बीत रही है, 22 तारीख को इस सत्र का यानी विंटर सेशन का समापन हो जाएगा। 10 दिन किसी तरह काटना है। 10 दिन में अभी 2 रविवार आएंगे। शनिवार को, इस शनिवार को काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगले शनिवार और रविवार को काम नहीं होगा। उस हिसाब से भी क्या यहाँ पर सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? जब आपके पास मीडिया हो, जब आपके पास तमाम चीज़ें हैं, तो चलिए ऐसी चीज़ों को आप धरातल पर बहुत अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से रख भी देते हैं। लेकिन फिर भी क्या देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है? नहीं समझ रही होगी बात। देखिए राजीव जी, मुझे पता नहीं कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस चीज को समझ पाए कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से लेकर, यानी जनसंघ एक अलग पार्टी हो गई थी, जनता पार्टी आया, फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल ऑपरेंडी है वो बिल्कुल वही है जो 1947 से पहले हिंदू महासभा का हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने पैरेलल एक संगठन खड़ा किया है जो फ्रिंज एलिमेंट्स का है, जिनको वो केवल यूज करते हैं और थ्रो करते हैं, और उसी मॉडल ऑफ ऑपरेंडी के तहत
वो इधर ओम बिरला को लेकर आए हैं और उधर धनखड़ को लेकर आए। आप ओम बिरला को, जगदीप धनखड़ के चक्कर में ओम बिरला की नालायकी शब्द में कह रहा हूं, वो चेयर के लिए हमको नहीं भूलना चाहिए। आप एक चीज बात बताइए, जब निशिकांत दुबे ने स्थगन प्रस्ताव दिया राहुल गांधी के सोरोस के रिलेशन को लेकर, और आपने उस स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद आपने 40 एमपीज को 2-2, 3-3 मिनट राहुल गांधी के खिलाफ बोलने को क्या अवसर दिया? मैं आपको बताऊं कि यहां पर बहुत वाइजली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जगदीप धनखड़ को टारगेट पे रखना चाहते हैं और लोकसभा के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको उकसा रहे हैं। देखिए, यदि जॉर्ज सोरोस का मामला है, भाई सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, रॉ आपकी है, आईबी आपकी है, मुकदमा कायम करो, बिल्कुल जेल भेजो, ठीक है ना। लेकिन जो 2300 करोड़ रुपए अडानी ने सरकार में बैठे को लोगों को रिश्वत दी है, उसकी जो जेपीसी की मांग चल रही है उस पर तो आपको बात करना पड़ेगा। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो असल मंशा है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को गौण करना चाहते हैं और पूरे देश को विधेयकों के केवल मंत्रिमंडल से पास करके 6-6 महीने से चलाना चाहते हैं, पहले भी कर चुके हैं, वो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में ऐसा हुआ? आज की तारीख तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई माननीय राष्ट्रपति जी रिटायर हो गए और उनको कोई काम पे लगा दिया हुआ है। आज तक किसी राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में कमेटी बना दी और निर्णय, आप सोच लीजिए इतना बड़ा निर्णय है, आपने कितनी 28 विधानसभाओं में से किसके चेयर्स को बात की, कितने मेंबर्स को बात की, कोई रिकॉर्ड नहीं। आप एक बिल तैयार करके ले आए और कल और परसों 2 दिन के लिए, शुक्रवार और शनिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने सभी एमपीज को व्हिप जारी किया है कि दे मस्ट हैव टू अटेंड द थिंग। तो इनका तरीका यही है कि आप लोग सदन से बाहर रहो, हमको अंदर जो करना है हम करते रहेंगे व्हिप जारी करके। भाई आज भी प्रश्नकाल चला, प्रश्नकाल में नितिन गडकरी के सवाल जवाब हुए, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई ना कराने के लिए जगदीप धनखड़ से अधिक शातिर इसमें ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी इस संसदीय इतिहास पे कलंक होंगे क्योंकि उन्होंने पिछली लोकसभा में एक लोकसभा सदस्य को दूसरा सदस्य वो कटुए, वो आतंकवादी बोल रहा है और उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जी। जब स्पष्ट है कि जो सदस्य सदन का सदस्य है और वो गैर मौजूद है, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। उसके बावजूद बिड़ला जी ने 40 लोगों से चर्चा करा दी जॉर्ज सोरोस को लेकर। निशिकांत दुबे कौन है? वो एक फ्रिंज एलिमेंट है। जिस प्रकार से फ्रिंज एलिमेंट संसद के बाहर, ये जो वर्शिप एक्ट की बात चल रही है, इसमें और मैं इसमें थोड़ा सा और बताऊं कि चीफ जस्टिस ने एक चीज और बोली कि पूरे देश के जो 18 मामले हैं जिसके अंदर जितने लोगों ने अपने अपने दावे किए हैं उनको सभी लोग देख सकें, इसलिए सभी के बयान, सभी जो चीजें आप एक साथ एक गूगल ड्राइव पे या किसी वेबसाइट पे डालो जिससे एक बार में इस पर डिसीजन हो। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। हम तो एक उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम जो एक संसद से पारित विधेयक है उसकी सही व्याख्या तो करेंगे। जो चंद्रचूड़ जी मौखिक बोल के चले गए और उनका जो पूरा फ्रिंज एलिमेंट का जो बटालियन है, जैन है, ये सब लोग हैं, ये सब उसमें लग गए। अभी आप देख लीजिए वो जौनपुर में अटाला मस्जिद पे शुरू हो गया, वो तो अटाला देवी का मंदिर है। तो
हम इस देश को किस ओर लिए जा रहे हैं? देखिए, इनका तरीका ही है कि आपको भ्रमित करना है, असल मुद्दों से आपका ध्यान हटाना है और उनकी मर्जी का काम करना है। और उनकी मर्जी का असल काम है संविधान को कमजोर करना, संसदीय संस्थाओं को कमजोर करना। आप एक बड़े टारगेट की ओर देखिए, जगदीप धनखड़ या ओम बिरला या निशिकांत दुबे, ये टूल्स हैं। दे आर पार्ट ऑफ देयर फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड। जी, दे आर सिंपली हियर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इंडिया। हर व्यक्ति को आप देखिए, दिल्ली में आप सोचिए कि हर गली में हेड कांस्टेबल लेवल के लोग घूम रहे हैं और लोगों के कागज मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे जानकारी के हिसाब से उनके पास में वैधानिक हक नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के का कागज, निवास प्रमाण पत्र का एक हेड कांस्टेबल मांग सके। ये पूरे देश में अभी आप देखिएगा, ये जैसे ही मंदिर मस्जिद का 1 महीना विवाद रुका रहा है ना, कल से आप देख लीजिएगा बांग्लादेशी, अप्रवासी, भगोड़े किसके शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी आप देखिए, आधे घंटे पहले जेएनयू में साबरमती ढाबे पे साबरमती सिनेमा दिखा रहे थे, वहां पर गाली गलौज हुआ, पत्थर चले, मारापीटी हुई है, पुलिस आई है। हर जगह ये जो उनका फ्रिंज बटालियन है, उसका उद्देश्य है कि आपको भ्रमित करने के लिए ऐसी घटनाएं करें छोटी छोटी। और कांग्रेस का भी स्थिति इतनी निर्मम है, आपको सोचना चाहिए। इलेक्शन बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा था, वो गायब कर दिया है। जबकि इलेक्शन बॉन्ड का मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि अडानी के मुद्दे से अलग था। मेरी निगाह में इन दोनों मुद्दों को समान रूप से उठाना चाहिए था। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं। राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं उनका साथ देने जो कांग्रेस पार्टी के और लोगों को आना चाहिए, खासकर जो अपर लेवल के लोग हैं, वो नहीं आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहा हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। और संसद के अंदर जो चल रहा है, कल से संविधान पे चर्चा होगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, संविधान पे चर्चा होगी। लेकिन क्या आपको लगता है संविधान पे चर्चा से कुछ निकल के आते हुए आपको दिखाई देता है, या यहां पर बेपटरी होती हुई जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो और थोड़ा पटरी से खिसकती हुई नजर आएगी? कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से हम अगर ये उम्मीद करें कि वो कभी जवाबदेह हो सकती है या कभी वो बुनियादी मुद्दों पर बहस कर सकती है, तो शायद हम लोग गलतफहमी में हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल की सरकार में और अभी जो 3-4 महीने गुजरे हैं उसमें इस देश के लिए क्या किया है, क्या दिया है, इस पर बहस करने से वो हमेशा डरते हैं। और उसकी मूल वजह ये है कि मोदी सरकार ने जो 14 में वादे किए थे, अच्छे दिन फिर जुमला बन गया विश्व गुरु भारत में। अब अच्छे दिन की बात नहीं होती है, विश्व गुरु भारत की बात होती है। जो पहले मोदी जी मांग रहे थे कि सबको आपने 60 साल दिया, हमको 60 महीने दे दीजिए, अब विजन 2047 चल रहा है। मतलब जवाबदेही कुछ भी नहीं, केवल और केवल प्रोपोगंडा, एजेंडा और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का पूरा खेल। और वो संसद से लेकर के सड़क तक होता है। मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि राजनीति को वो बदलते नहीं है। वो सरकार नहीं चला, जैसे सरकार पार्टी जैसे चलती है वैसे ही उनकी सरकार चलती है। और इसीलिए जब जो पंकज जी ने कहा कि पार्लियामेंट के भीतर भी मुल्ले कठमुल्ले जैसे शब्द चलेंगे और अब हाई कोर्ट के एक जज महोदय बोल रहे हैं, तो ये इस देश में वही हो रहा है जो मोदी जी चाह रहे हैं। चाहे वो अब कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा कि भाई हिंदू राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको मिल गए, यही हो सकते हैं।
जो सरेआम बोले हैं कि ये कठमुल्ले हैं और इनके बच्चे ये करते हैं, ये देश के लिए खतरा है, हम जा कहां रहे? जो देश इतने जतन से और इतने सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद जो हमने आइडिया ऑफ इंडिया बनाया, जिस देश को हम एक ऐसी डेमोक्रेसी के रूप में लेकर के जा रहे थे जो दुनिया के लिए मिसाल बनती है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ जिसकी तरफ दुनिया देख रही थी जी। लेकिन हमारे देखते ही देखते मोदी जी का सपना तो था कि अमेरिका के लोग लाइन में लग करके वीजा लेंगे। अब सपना तो सपना ही है, कुछ सपना तो हम कुछ भी देख सकते हैं। मोदी जी कल को अमेरिका के राष्ट्रपति होने का भी सपना देख सकते हैं। ट्रंप तो वैसे भी उनके दोस्त हैं, लेकिन हुआ क्या, दिया क्या? अब आपसे सरकार नहीं चल रही है तो और ज्यादा आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें। कहां तक पहुंच के सर्वे, और फिर हर मस्जिद में से शिव मंदिर निकलने लगा था। ये गड़े मुर्दे जो उखाड़े जा रहे हैं वो दरअसल जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने के लिए, मारने के लिए। संभल में 5 मरे ना, इसके पीछे कौन है, किसकी गलती? आनन फानन में दूसरी पार्टी को सुने बिना सब कोई भी जज, मतलब अब आपको जुडिशरी लगती है, और मैं बहुत पहले से इस बात को मानता रहा हूं कि खतरा हमें उतना सरकार से नहीं है जितना जुडिशरी से। अगर जुडिशरी, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की और बहुत तारीफ हो रही है, लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेहद प्रतिबद्ध है, लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि जब ये सब चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता था कि इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं कि आज सर्वे करिए, कल वहां खुदाई चालू हो रही है, परसों जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इस मूर्खता पर क्या सुप्रीम कोर्ट पहले दिन ही हथौड़ा नहीं चला सकता था कि ये इस देश में नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि जो आज का फैसला है, ठीक है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल उसकी टाइमिंग को लेकर के है, मेरे मन में है कि जो पहले हो जाना चाहिए था वो आज आप कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो बल्कि जब से इन महोदय का ये वक्तव्य आया है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार से ज्यादा खतरा तो संविधान को जुडिशरी से है। जो संविधान का रक्षक है, जो संविधान का व्याख्याता है, वही संविधान पर ध्यान नहीं दे रहा है, वही खिलवाड़। उसी जुडिशरी का एक व्यक्ति, मैं पूरे हायर जुडिशरी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन अगर एक भी जज इस तरह से बकवास कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो लताम लगानी चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए पूरे हायर जुडिशरी को। लेकिन बंगाल में एक सज्जन बोले हम तो आरएसएस में जीवन भर रहे, बहुत अच्छा संगठन है, अब हम देश सेवा करना चाहते हैं तो पार्टी में आ गए। एक साहब वहां से निकले, राज्यसभा चले गए। चंद्रचूड़ साहब कहां जाएंगे जिन्होंने एक हवा दे दी कि साहब सर्वे तो हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब सवाल जुडिशरी पर भी होना चाहिए, डंके की चोट पर होना चाहिए, इसमें डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत में ये बात कह रहा हूं कि मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जो आज फैसला आया है, माननीय जस्टिस महोदय, आप संविधान के रक्षक हैं, आपको पहले दिन ही ये करना चाहिए था। अब मोदी सरकार से हम ये उम्मीद करेंगे साहब संविधान की रक्षा करेंगे। कल से जो बहस हो रही है और उसमें मोदी जी नाक रगड़े हैं संविधान के सामने, ये पूरे देश ने देखा। जिस पार्टी के मसीहा नाक रगड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि पहले तो पार्टी बोल रही थी कि साहब अब की बार 400 पार और संविधान खत्म।
तो जो संविधान का बदलने की बात कह करके 400 सीट लाने की बात कर रहे थे और उनको लग रहा था कि देश तो तैयार हो गया है, बाकी तो मशीनें हैं, अडानी साहब हैं ही, राजीव कुमार तो है ही। राजीव जी, आजकल आपका नाम बहुत चर्चे में है, नाम ही चर्चे में असल में आपका काम चर्चे में है और किसी का नाम चर्चे में है ना। पूरे देश में मुझे लगता है कि इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस देश में जो ये ना जानता हो कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दो ही लोगों को ये मिला है, या तो साहब टीएन शेषन को मिला था या राजीव कुमार को मिला है। वो लोगों के दिलों में इस समय निवास कर रहे हैं। वो बात अलग है कि लोग क्या उनके बारे में कह रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। राजीव कुमार की वो शायरी वायरी तो बहुत अच्छी करते ही हैं। अब उनसे हम उम्मीद करें कि जो शायरी बोल रहे हैं वो संविधान की रक्षा करें। कि साहब प्रस्तावना में क्या लिखा है वो एक आध दिन पढ़ के सुना दें। और संविधान ने चुनाव आयोग को जो ताकत दी है, कभी थोड़ा रात में ही पढ़ ले। रात में आजकल वो शायरी बनाते हैं कि मैं रात में सोच रहा था कि कल क्या होगा, कल विपक्ष के लोग क्या सवाल करेंगे और फिर हम कल क्या जवाब देंगे। वो सब रात में ही तय कर लेते हैं, शायरी लिख लेते हैं। और शायरी बिल्कुल वो सड़क छाप ट्रक पे नहीं लिखी होती पीछे। वो तेरा मुंह काला वाली, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो वो शायरी लेकर के आते हैं। तो राजीव कुमार जी केवल वही कर रहे हैं। इनसे उम्मीद करें आप कि नहीं साहब संविधान की रक्षा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बिल्ली से दूध की रखवाली दे रहे हैं कि ये करेंगे। इनकी फितरत में आज नहीं, उस जमाने से, नेहरू जी के जमाने से, जब नेहरू जी डंके की चोट पर कह रहे थे, वो तो ये एक अकेला राहुल गांधी क्या करेगा। राहुल गांधी का तो पूरा कांग्रेस ही भी साथ नहीं दे रहे। नेहरू के पहले इलेक्शन में कहा था उन्होंने, वो विभाजन की वजह से क्या उस समय नफरत थी सीमा सरहद के इलाकों में, पूरे देश में नहीं, और किस कदर वो रही होगी चोट, दिल पे दुख दर्द सब था। और यही वजह थी कि दिल्ली में 40% वोट मिल गए थे जनसंघ को, क्योंकि वहीं बैठे हुए थे जो आजकल शाखा लगाते हैं, वो वहां उसमें छिप कर रहे थे कि साहब इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, हमको तो क्या बनाना है। लेकिन वो नेहरू जी थे, डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि हम एक बहुल संस्कृति वाला राष्ट्र भारत बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपसे हम वोट मांग रहे हैं। और बड़ा बहुमत मिला नेहरू जी को। मुझे लगता है कि अब इस समय तो खैर पूरे देश में जिस तरह की नफरत है, लेकिन वो नफरत चुनावी राजनीति में नहीं, बाकी और जो खेल होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो लगातार डटा हुआ है। मुझे उम्मीद राहुल गांधी से कि वो अकेला ही काफी है। अगर मौका आएगा तो जिसके पास कोई उस तरह का स्वार्थ नहीं है, हालांकि मैं इस बात को भी मानता हूं कि राहुल गांधी को अपने भीतर सत्ता की ललक पैदा करना चाहिए, लेकिन जब मसला सत्ता और संविधान के बीच होगा तो राहुल गांधी संविधान के लिए खड़े होंगे। और मुझे उम्मीद उसी व्यक्ति से है और देश उनके साथ खड़ा। इसलिए ये जो मैं तो आज काली शर्ट पहन करके बैठा हूं, राहुल गांधी उधर काला पहन करके जाते हैं टी शर्ट, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो कुछ कर नहीं सकते। मंसूबे बहुत हैं लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश में अभी बहुत आग बाकी है। जिस दिन भी हाथ लगा देंगे घोषित रूप से, अगर मोदी जी की हिम्मत है जरा कह करके देखें कि हम संविधान बदलना चाहते हैं और आप मजा देख लीजिएगा। तो ये हालात है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही और सटीक विश्लेषण आपका, और महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे राहुल गांधी संभल आज गए थे, माफ़ी चाहूँगा, हाथरस गए थे 4 साल पहले। हाथरस की घटना आपको याद होगी, और उस घटना के बाद वहाँ हाथरस के जो पीड़िता हैं, उसके पिता ने चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी को, और सरकार ने जो उस समय वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। राहुल गांधी से उम्मीद है और राहुल गांधी इसीलिए गए थे उनसे मिलने। वहाँ से आने के बाद राहुल गांधी ने एक चिट्ठी नहीं बल्कि उसका जवाब, या आज जो गए उसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने आज ट्वीट किया है। ट्वीट पे क्या कुछ लिखा है देखिए। लिख रहे हैं कि आज हाथरस जाकर
4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताईं उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साये में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात का एक वीडियो नहीं बल्कि एक फोटो जारी किया है। उस फोटो को भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं। उस परिवार के सदस्यों के साथ, उसके पिता, भाई, माता के साथ वो जो फोटो राहुल गांधी ने शेयर किया है इसी ट्वीट के साथ, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और ये कि जहाँ राहुल गांधी उन जगहों पर पहुँचते हैं जहाँ पर सरकार अपने वादे से मुकरती है, यह सरकार को जाना चाहिए। आप याद कीजिए मणिपुर, एक ऐसी घटना जहां सरकार को जाना चाहिए था। हाथरस की घटना आपको याद है ना, हाथरस राहुल गांधी पहुंचते हैं। और ऐसे तमाम जगहों पे भी संभल के लोग जो हैं वो कल ही मिलने आए थे राहुल गांधी से। देखिए ये तस्वीर है जहां आज राहुल गांधी जाकर मिल के आए। तो इसी के बारे में चर्चा भी हो रही थी। तो अलग अलग चीज़ें जो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ निभा रहे हैं जो उनको निभाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? सोरोस, जब अदानी की बात आती है तो सोरोस। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे इन मसलों पे? देखिए राजीव जी, एक तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है जी, उसके कुछ उसके वर्शिप एक्ट पे, उस पे अब राजनीतिक हलचल भी तेज होगी। और ये एक मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत भी है राजीव जी। 4 हफ्ते में सरकार को अपना हलफनामा दायर करना है, इस पे उसकी क्या राय है? और सरकार सिर्फ मोदी जी की नहीं है, सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी है। तो जो हलफनामा जाएगा वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से जाएगा। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की इस पे क्या राय है वर्शिप एक्ट पे, ये उस हलफनामे से जाहिर हो जाएगा राजीव जी। तो अब ये देखना है कि हलफनामा क्या दायर होता है, मोदी सरकार इस पे क्या जवाब देती है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या कहते हैं, इस पे नजर रखनी होगी। तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो अपनी जगह होगा ही, किस तरीके से आएगा। जिस तरीके से आज उसने निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उससे एक चीज तो साफ नजर में आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्शिप एक्ट को ठीक मान रहा है और सरकार का पक्ष लेना चाहता है कि आपने इसको खत्म कर दिया है या ये एक्ट अभी है। अगर एक्ट अभी है तो सरकार का उस पर क्या राय है, यानी ये एक तरीके से साफ हो गया है। और जो नए कोई दाखिल नहीं होंगे, यानी वर्शिप एक्ट में भी यही है कि भाई कोई नया विवाद नहीं होगा राम जन्मभूमि के अलावा, चूंकि वो समय विचाराधीन था अदालत में, बाकी कोई नहीं होगा। तो ये इस पे रहेगा। दूसरा जो बाकी मुद्दे हैं राजीव जी, वो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक शोषा छोड़ दिया गया, एक राष्ट्र एक कानून के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव का। अब वो एक राष्ट्र एक चुनाव ठीक है, छोड़ दिया आपने। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा भी कितनी ईवीएम मशीनें चाहिए होंगी, वो जो 19 लाख मशीनें गायब है, क्या वो भी काम में ली जाएंगी कि नहीं ली जाएंगी, और कैसे कैसे होगा। फिर जहाँ चुनाव भी हो चुके हैं, जहाँ वहां भी फिर से चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में भी क्या चुनाव हो जाएगा लोकसभा चुनाव के साथ साथ, या इंतजार किया जाएगा? बहुत सारे इसको लेकर सवाल है। लेकिन एक वो शोषा जो छोड़ा जाता है तो वो शोषा है। अब जो संविधान पे चर्चा है राजीव जी, वो एक बड़ा मसला है और सरकार इस पे लगातार चर्चा से भाग रही है। और संविधान पे अगर चर्चा होगी तो इस सरकार के लिए मुसीबतें ज्यादा खड़ी होंगी, क्योंकि फिर मोदी जी से तमाम सवाल संविधान को लेकर पूछे जाएंगे कि भाई संविधान को लेकर ये सरकार जो जुगत लगा रही है उसको खत्म करने के लिए, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों के जवाब फिर वहां सदन में देने होंगे, बशर्ते इस पे चर्चा हो। क्योंकि अभी तक तो विपक्ष का कहना यही है, खासतौर से राहुल गांधी का कहना यही है कि चूंकि संविधान पे चर्चा ना होने पाए, इसलिए जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार व्यवधान पैदा किया जा रहा है। तो ये अब सरकार की अपनी अपनी रणनीति है कि इसको क्या है कि जो सोर्स को ले आते हैं, कभी अब एक राष्ट्र एक कानून को, इसको एक चुनाव को ले आएंगे, फिर कुछ और ले आएंगे। लेकिन कुछ भी लाते रहे, जनता के सवाल जो है वो सामने खड़े हुए हैं और मोदी जी को जनता के सवालों के जवाब देने हैं।
मणिपुर जाने का समय नहीं है, लेकिन करीना कपूर से मिलने का समय मोदी जी को है। उनके बच्चों से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन मणिपुर के बच्चों से मिलना मोदी जी नहीं चाहते। मणिपुर के अपने विधायकों से भी मिलना नहीं चाहते, लेकिन करीना कपूर से मिलने के लिए समय है और करीना कपूर के बच्चों से भी मिलने का सब उनकी बड़ी इच्छा है। बचपन से ही वो करीना कपूर के बच्चों से मिलना चाहते थे मोदी जी, बड़े होकर कि वो करीना कपूर के बच्चों से मिलेंगे, ऐसी शायद उनकी अभिलाषा रही होगी। तो ये सब उनकी अभिलाषाएं सामने आती रहती हैं राजीव जी। खैर, लेकिन कुल मिलाकर अगर सही बात कही जाए तो मोदी जी इस समय जो है वो उनकी सरकार पूरी बेपटरी है, और पटरी पर लाने के लिए मोदी जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओम बिरला और धनखड़ साहब के बस का नहीं है कि सरकार को पटरी पर ला सके। जी जी, बेपटरी सरकार को पटरी पर कैसे लाएंगे ओम बिरला और धनखड़ साहब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या वो खुद बेपटरी हो जाएंगे। लेकिन संविधान पे जब चर्चा होगी तो क्या सरकार यहाँ बेपटरी पर होती हुई नजर आती है? प्रशांत टंडन जी, संविधान पर जब चर्चा होगी कल से, प्रशांत जी, तो क्या बेपटरी पर आती हुई ये जो सरकार ऑलरेडी बेपटरी है लेकिन और बेपटरी होती हुई दिखाई देगी? पटरी से तो उतरी हुई नजर आ रही है। देखिए, संविधान पे चर्चा में बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि पूरा लोकसभा इलेक्शन, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव उसके बाद जो हुए, और उसके अलावा भी सोशल मीडिया पे या मीडिया में लगातार राहुल गांधी और विपक्ष संविधान की बात करता रहता है, और ये विमर्श लगातार है। संविधान सम्मान सम्मेलन भी हुए कई इसमें, और बीजेपी के नेता संविधान को हटाने की बात करते हुए और रिकॉर्ड पकड़ में आए हैं, कैमरे की पकड़ में आए हैं। जो पिटीशंस जाती है सुप्रीम कोर्ट में संविधान को बदलने से संबंधित, वो बीजेपी के नेताओं द्वारा जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी आज भी बीजेपी के ही नेता हैं, उन्हीं की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है। तो बीजेपी को ये डिबेट में मुश्किल पड़ेगी, पहली बात। दूसरी कि संविधान में बहुत कुछ ऐसा है जो बीजेपी उसका उल्टा कर रही है। जैसे संविधान का पहला जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है। बीजेपी उसका बिल्कुल उल्टा करती है, वो संघीय ढांचे को अस्त व्यस्त करती है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे टैक्स कलेक्शन का मामला हो, चाहे ईडी सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राज्यों की जो अपनी एक सॉवरेनिटी है उसको नजरअंदाज करने का काम करती है। ये सब काम करती रही, तो इसलिए संविधान के मसले पर वो मुश्किल आएगी बीजेपी को, एक बात। दूसरी बात, देखिए, मोदी साहब की सरकार की हम लोग भी जरा विवेचना करें। मोदी साहब पिछले प्रधानमंत्रियों से भी आप अगर तुलना करें तो एक भी काम ऐसा नहीं कर पाए जिसको कहा जाए कि डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, सिवाय एक नोटबंदी को छोड़ के। आप देखिए, मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, राइट टू इंफॉर्मेशन उनकी सरकार के दौरान आया, राइट टू फूड आया, राइट टू मनरेगा आया, तो ऐसी बातें आई। आपको क्या याद है कि मोदी सरकार ने एक भी ऐसी कोई कदम उठाया हो जो अगले 20 साल 15 साल की आर्थिक दिशा को तय करे, देश की दिशा को तय करे, सिवाय नफरत के? और एक आंकड़ा मैं दे दूं कि मोदी सरकार की जो, मोदी साहब की जो इकोनॉमिक्स है, जिसपे राहुल गांधी की तो पीएचडी है, लेकिन जो आज के अखबार में आया मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक स्टडी पिछले 2019 से लेकर 2023 तक, पिछले 4 साल में कॉरपोरेट जगत का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया जी। और इसी कॉरपोरेट के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें 5% भी नहीं बढ़ी हैं। उन कर्मचारियों को ये मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए नफरत का नशा पिलाया जाता है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनके अधिकार कैसे कम किए जाते हैं।
इसी ये जो कॉरपोरेट है जिसने 4 गुना मुनाफा कमाया है 2019 से 23 तक का आंकड़ा है, इसी कॉरपोरेट के मीडिया जो हिंदू मुसलमान करते हैं उनके एंकर सभी, हम आप देश की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उस मीडिया को ट्यून कर लीजिए, वह हिंदू मुसलमान चल रहा होगा, देश को बांटने की, समाज को बांटने की बात चल रही होगी, नफरत की बात चल रही होगी। तो ये उसी कॉरपोरेट का मीडिया है जिस कॉरपोरेट ने 4 गुना प्रॉफिट कमाया है। तो मोदी साहब किसको प्रॉफिट कमवा रहे हैं और किसकी जेब काट रहे हैं, ये आंकड़ा बता रहा है। मतलब उसको अगर सिलसिलेवार भी हम देख लें तो एफएमसीजी में 5.4% को छोड़कर बाकी आईटी सेक्टर, लॉजिस्टिक, रिटेल, जितने भी सेक्टर हैं, कहीं 2.8 है, कहीं 0.8 है। पिछले 4 साल में इतनी तनख्वाह का इंक्रीमेंट हुआ है, 0.8%। मुनाफा इन कंपनियों का 4 गुना बढ़ गया, हजारों करोड़। और देश को गुमराह कर रहे हैं सोरोस, देश को गुमराह कर रहे हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था जी। जगदीप धनखड़ अपना एक राग अलापे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, तो मोदी साहब का अगर आप कार्यकाल देखेंगे, कभी इनको भविष्य में इतिहास में याद किया जाएगा, तो एक भी काम आपको ऐसा नहीं नजर आएगा जो देश की, लोकतंत्र की, आर्थिक व्यवस्था की जो दिशा बदलने का काम हो। वाजपेयी जी के समय भी न्यूक्लियर टेस्ट हो गया था, करगिल वॉर जो है वो जीते थे। तमाम चीजें किसी भी प्रधानमंत्री के काल में आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। राजीव गांधी तो 5 साल के लिए थे, 5 साल उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। मोदी साहब के खाते में एक भी चीज नहीं गई है सिवाय हिंदू मुसलमान की नफरत के अलावा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान और नफरत और ये सब, इन सब के बीच कहीं कुछ अच्छा हो, और ऐसे में संविधान पर चर्चा कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच हाथरस जाना राहुल गांधी का वो कितना महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में हाथरस और इधर संभल के जो पीड़ित हैं उन परिवारों को, उनके सदस्यों को यहाँ आना, राहुल गांधी से मिलना, ये इसके इम्पोर्टेंस पे ज़रा बात होनी चाहिए। ज़रा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर पंकज जी। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए इन, खासकर ये दोनों घटनाक्रम, कल और आज, बिल्कुल कल भी और आज भी, ऐसे में क्या यहाँ एक चुनौती, एक गंभीर चुनौती ऐसे मसलों पर पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। राहुल गांधी उस गांव में गए जहां, जो हाथरस का वो गांव था, वो पीड़ित परिवार था, वहां जाके उन्होंने जो जानकारियां ली, राहुल गांधी ये बताना चाहते कि देखिए, वीडियो डाउन हो रहा है प्रकाश जी, कोई बात नहीं। जरा पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, इसी मसले को प्लीज आप आगे बढ़ाइए। पंकज तो जी, बयानबाजी कर जी। राहुल गांधी ने डीएम से भी बातचीत, क्या दिक्कतें हैं जी। माफी चाहूंगा प्रकाश जी, एक बार दोबारा आप जुड़िए। पंकज जी प्लीज। देखिए, बुलगड़ी की ये जो घटना थी हाथरस की 4 साल पहले का, वो वाकया शायद लोगों की निगाह में हो कि जब राहुल और प्रियंका उस सड़क पे गए थे और लिटरली प्रियंका को उस समय पुलिस वालों ने धक्के दिए थे, राहुल गांधी को भी रोकने की कोशिश की थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जो खोया हुआ जनाधार है, वो दलित वोट जो बहुजन समाज पार्टी ले गई थी और मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी ले गई थी, उसके लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही। उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम लीडर को दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया। देखिए, ये बात 5 साल पहले यदि कांग्रेस ने एक प्रकार से सोच लिया था कि यार कि मुसलमानों को किसी पोस्ट को देना, इसका मतलब होता है कि वो प्रो मुस्लिम हो जाते हैं, और इसलिए पीछे कर दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने सोच को तोड़ा, उन्होंने बिहार में भी शकील को आगे किया, दिल्ली में भी चार्ज दिया। और ये जो घटना है बुलगड़ी का, उनका जाना,
उस परिवार से मिलना, वो केवल 50 मिनट मिलने के लिए दिल्ली से चलकर जाना, ये एक पूरे देश में दलित समाज, खासकर वाल्मीकि समाज में पूरा मैसेज गया है कि कोई ऐसा लीडर है जो उनके बारे में गंभीरता से बात कर रहा है। और जो विजुअल्स देखिए, कोई विजुअल्स बड़ा टचिंग है कि एक बहुत आम परिवार में जाना, उनके घर पे मुद्दे पे बैठ जाना, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करना। जैसा मेरी जानकारी है कि कल एक पत्र भी राज्य सरकार को जा रहा है कि इन लोगों के लिए जो आपने वादे किए थे इसमें से आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। प्लस कल तक शायद कांग्रेस का एक बड़ा दल उनके घर में बहुत सारी व्यवस्थाएं और सहयोग करने भी के लिए शाम तक उपलब्ध होगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। यानी मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में हम देखें तो इस प्रकार से अनौपचारिक रूप से इतने बड़े नेता का किसी इस प्रकार से गांव में पहुंच जाना केवल एक पत्र के जरिए, उस समय जो गांधी और नेहरू की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, किसी गांव से एक पत्र आ गया कि हम लोग नीलहों के खेत में लगने टैक्स से परेशान है और गांधी जी पहुंच गए। बेसवाड़ा में पंडित नेहरू पहुंच गए, जब उनको मालूम पड़ा कि लगान की दर बढ़ाई गई, उन्होंने हम लगान, पत्रों के जरिए जो राजनीति होती थी, एक पत्र पहुंचता है और राहुल गांधी सीधे वहां पहुंच जाते हैं, उस परिवार के बीच में बैठते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर को उन्होंने स्पष्ट मना किया था वहां पर जाके कोई भी राहुल गांधी जिंदाबाद किस्म के नारे नहीं लगाएगा, वहां कोई नारे नहीं लगे, कोई दूसरे लोगों को उन्होंने आने नहीं दिया, स्पष्ट बोल दिया था। नहीं तो आगरा और हाथरस बहुत पास में, अलीगढ़ पास में, वहां के ढेर सारे कांग्रेसी पहुंच सकते, उनका कोई नहीं पहुंचेगा। और वहां पर जाकर जिस तरीके से बैठे, ये फर्ज क्या मायावती जी नहीं निभा सकती थी या चंद्रशेखर रावण नहीं निभा सकते थे? बहुत सारा लोग कोशिश कर रहे हैं इस मसले को लेकर के क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव के के एरिया में दखल कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, अखिलेश यादव राहुल गांधी इस समय बहुत तगड़े मजबूत बॉन्ड में है। उनके बीच में इन सब चीजों के बाद में शायद बात हो गई होगी, सब कुछ बहुत सोची समझी तरीके से चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति को सोचना चाहिए। हमने देखा है कि लोग शहीदों के घर पे जा रहे हैं और उसकी दीवार तोड़ के वहां पे एसी लगाया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, फिर कुर्सी के लिए नारंगी टॉवेल लग से जा रही है। लेकिन ये आदमी को आप देखिए, वो टी शर्ट पहने 4 घंटे का 3.5 घंटे का सफर करके वहां पहुंच जाता है, 50 मिनट बैठता है, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं, कोई प्रेस को नहीं उन्होंने वहां पर सूचित किया। बहुत स्पष्ट बताता है कि वो वहां पर राजनीति करने नहीं, किसी के दर्द को सुनने समझने और उस पर निर्णायक काम करने के लिए गए थे। और मुझे लगता है कि शायद ये जो राहुल गांधी राजनीति करते हैं, शायद 20 कांग्रेसी करने लगे ना तो देश बदल जाएगा। ये ना मैं मुझे कांग्रेस में बहुत अधिकांश नेता पसंद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का ये जो तरीका है, जो गांधी जी ने और नेहरू जी ने कांग्रेस के लिए बोला था, यदि 1949 का नेहरू का भाषण है, उसमें वो कहते हैं कि अभी हमारी केवल आजादी मिली है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वैसे ही जाकर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, उस देश से आए विस्थापितों की हमको सेवा करनी पड़ेगी, तभी हम उनके दिल में जगह बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इतना डीपली उस चीज को फॉलो करते हैं। आप देख लीजिए, एक सड़ा सा राज्य का मंत्री जाता है तो 150 कैमरा लेके जा रहा है, वो एक शहीद के घर में कारपेट बिछ के, अभी कहां पे चूने की लाइन डाली गई थी जब 17 बच्चे मर गए थे झांसी में दो जी। तो उस जगह इस व्यक्ति का जाना एक सामाजिक संदेश है और एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है कि जो जगह बनी हुई है, जिस प्रकार से संभल के लोगों ने अपने घर बुलाया, वो कोई छोटी घटना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रिंज एलिमेंट अनुभाग है, उनका एक अनुषंगी संगठन जो है फ्रिंज एलिमेंट, वो पूरे संभल के मुसलमानों को सब कुछ कहने पे टुके हुए उस पोजीशन। आप सोचे 7 दिन बाद वहां पे अमेरिका और पाकिस्तान के कारतूस निकाल रहे हैं। अरे भाई, अमेरिका पाकिस्तान से कारतूस आया होगा संभल तो आपकी यूपी पुलिस के निगाह में आया होगा कि कहां से आया होगा?
उस पोजीशन में भी उन्होंने वहां के जो अकलियत थे, जो मुस्लिम है, उनको बुलाया, उनके घर पे बातचीत की, उनको भोजन कराया घर में। सॉरी, प्रियंका और राहुल दोनों मिले। ये एक बहुत लंबा मैसेज है और ये इसका राजनीतिक तो संदेश है ही है, सामाजिक संदेश इसका दूरगामी है। और मुझे लगता है कि ये जो संसद में सोरस चल रहा है, सोरस का इस सामाजिक गणित से कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा। जी स्पष्ट है। और इट वॉज टचिंग मूवमेंट। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक राहुल गांधी अकेले गए, मीडिया को लेकर नहीं गए, जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की कि अब तक उनके बारे में क्या हुआ। और उन्होंने, राहुल गांधी ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की और ना पीड़ित परिवार के लोगों ने की। चूंकि अब इस बात को लेकर बीजेपी के नेता बड़े बेचैन हैं कि वे क्या करेंगे। और खबरें ये हैं कि बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे कि राहुल गांधी तुष्टीकरण कर रहे हैं, वोटों को का जुगाड़ कर रहे हैं। भाई, अगर वोटों का जुगाड़ ही करना होता तो मीडिया को लेकर जाते, प्रचार करते, पहले बताते कि मैं जा रहा हूं, वो ट्वीट करते, जैसे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं 3 पीढ़ी के लोगों से मिलना चाहता था, कपूर खानदान के, लेकिन सैफ और करीना अपने बच्चों को लेकर नहीं आए तो मेरा दिल टूट गया। ऐसी कोई बात तो राहुल गांधी ने कही नहीं। मूल बात है कि राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। आज की तारीख में कोई नेता इस तरह पीड़ित लोगों के साथ खड़ा नहीं होता जिस तरह राहुल गांधी खड़े होते हैं। अब सवाल ये कि ये जो काम ये कांग्रेस की का तरीका शुरू से रहा है, जब कांग्रेस बनी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पीड़ितों की मदद कांग्रेस पार्टी करती थी, और कांग्रेस वापस अपने उस रूप में आ रही है राहुल गांधी के बहाने कि हम केवल राजनीति करते हैं, चुनाव के लिए नहीं। हमारी राजनीति वास्तव में राजनीति है, हमारी राजनीति स्वार्थ की राजनीति नहीं। हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का कल्याण हो। तो ये एक ऐसी बात है जो दूसरे नेताओं को भी सीखनी चाहिए, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को सीखनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री जाते वहां, पीड़ितों से संपर्क करते, पीड़ितों से बात करते, जिलाधिकारी को निर्देश देते कि क्या मदद की गई है और किस मदद की दरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी का ये जेस्चर वाकई बहुत ही सराहनीय है और ऐसी चीजों को भी नोटिस किया जाना चाहिए मीडिया द्वारा। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी गए तो आप देश न्यूज में या सिंगल कॉलम में निपटा दें। उस खबर को बिल्कुल तवज्जो मिलना चाहिए कि एक नेता कम से कम ऐसा है जो वाकई मुद्दों पे काम कर रहा है। राजू जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी खबर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, खूब चर्चा होनी चाहिए। कम से कम एक नेता तो है जो दुखती रग पर कम से कम मलहम लगाने की कोशिश कर रहा है, उसे सहला रहा है, तकलीफ को समझ रहा है। और ये बात अगर राहुल गांधी के साथ जुड़ती है तो फिर बीजेपी क्यों इससे परेशान होती है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कल संविधान पर चर्चा होगी। उससे पहले अभी हम लगातार देख रहे हैं 25 तारीख से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और उस समय से लेकर अभी तक परिस्थितियां कैसे बदली हुई हैं, बदला सा नजर आ रहा है इधर संसद भवन। लेकिन उसके अलावा यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो यही कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी घेरते हुए नजर आते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा क्लोजिंग कमेंट के साथ और समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी जो आज उधर हाथरस में दिखाई देते हैं, कभी संभल के लोगों के बीच दिखाई देते हैं, कभी और भी ऐसे लोगों के बीच जहाँ जाना चाहिए एक राजनेता को, वहाँ दिखाई देते हैं राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि संविधान और ये मामला दोनों मिलकर परेशान करेगा आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को? राजीव जी, संविधान की रक्षा करने का मतलब क्या है? संविधान एक किताब तो है, लेकिन उसके भीतर जो अनुच्छेद हैं, जो प्रावधान है, वो क्या कहते हैं, उसका मर्म क्या है? मैं समझता हूं कि आज हाथरस में राहुल गांधी की यात्रा संविधान के उस दस्तावेज को मजबूत करती है।
वो महज एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी राजनीति करने के लिहाज से जाने, राजनीति तो होती है, नेता है तो वो हर उसमें होगी, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज के दौर के बेहद प्रबुद्ध और बेहद संवेदनशील नेता है। राहुल गांधी को करीब से जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं कि अगर आप कोई भी मार्मिक बात कहते हैं, कोई संवेदनशील बात कहते हैं, तो राहुल गांधी की आंखों में आंसू होते हैं। और वो इसलिए नहीं होते हैं कि साहब कैमरा लगा हुआ है, कभी नहीं, आपको कभी वो झलक नहीं दिखेगी। मोदी जी में ये है कि वो करीना और उनके बच्चों को इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि अभिनय में वो कहीं उनके समकक्ष होंगे या उनसे कहीं बेहतर हो, तो वो उनको आता है ये सब करना। वो माँ से मिलने भी जाते थे तो 10 कैमरामैन लेकर के जाते थे, लेकिन राहुल गांधी कभी नहीं। और मैं समझता हूं कि ये कमिटमेंट जो राजनीति में अब नहीं दिखाई पड़ता, जो राहुल गांधी ने वादा किया था उस परिवार से, और अभी प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। प्रकाश जी मैं बता दूं, मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं, जिन योगी आदित्यनाथ ने की सरकार ने यह कहा था कि उस परिवार को हम नौकरी देंगे, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हमने वादा किया था नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था विधानसभा के भीतर, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब वो आप पिछले 4 साल पहले जाइए जरा देखिए, जो पीड़ित परिवार है जी, वो अगर थाने अदालत जा रहा है तो एक पूरा जो उत्पीड़क समाज है वो सभा कर रहा है, वह प्रशासन उसको होने दे रहा है, उस परिवार को गालियां दी जा रही, धमकाया जा रहा है कि अगर वो आगे बढ़ता है, केस करता है तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। हालत यह है कि अभी आसपास बदबूदार घर में, क्योंकि आसपास तो सब वहां गोबर डालते हैं, ऐसे ही रहना पड़ रहा है उस परिवार को। नौकरी तो छोड़ दीजिए, आर्थिक मदद छोड़ दीजिए, डर के साए में वो परिवार जी रहा। उस बेटी के से जो वादा किया था राहुल गांधी ने, वो निभाने के लिए जा रहे। वोट और राजनीति अपनी जगह। मैं समझता हूं कि ये असली संविधान का मर्म है, क्योंकि संविधान ने दलितों के लिए एक विशेष प्रावधान भी, आरक्षण भी किया, अस्पृश्यता का अंत भी किया, उनको इंसान बनाया, इंसान माना उस संविधान ने। लेकिन ये जो सरकार है वो अभी भी उनको जानवर से ज्यादा नहीं मानती। वो कैसे रहते हैं, किस डर के साए में रहते हैं, सामंती वहां अभी भी फल फूल रहे हैं, तो इनकी निगाह में वो अभी भी जानवर से बदतर है। ये जो स्थितियां हैं, और कल जो होने जा रहा है, जो आपका सवाल है संविधान पर, वो क्या बहस करेंगे, किस मुंह से करेंगे। मोदी जी के चेहरे पर मुखौटे बहुत हैं, और आरएसएस के तो वो रावण के तो 10 ही थे, वो दशानन कहलाता था, इनके तो कम से कम 100 है। मोहन भागवत कह रहे थे कि हर मस्जिद में क्यों शिव मंदिर ढूंढना है, और उसके बाद इशारा दिया गया था, ये कहकर के इशारा दिया गया था कि ढूंढना है। तो यहां जो कहा जा रहा है उसका उल्टा होता है। तो जो लोग समझते हैं कि साहब संघ परिवार बड़ा राष्ट्रवादी है, बड़ा भोला है, बड़ा नैतिक है, इनके कुकर्मों की लंबी लिस्ट है, और इतिहास तो लिखा जाएगा। अगर ये भूल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा सत्ता के बाद, सत्ता आती जाती है, आज नहीं तो कल, और फिर इतिहास भी लिखा जाएगा, और किन अक्षरों में लिखा जाएगा ये उनको पता होना चाहिए। तो संविधान मिटाने वाले आज संविधान के आगे नतमस्तक जरूर है, और उसको केवल पूजनीय किताब बना देना चाहते हैं, उसके प्रावधानों को, उसके विचारों को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी और जो विपक्ष की राजनीति है वो निश्चित रूप से संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाजवादी मूल्यों के लिए बड़ी दृढ़ता से आज खड़ी हुई है। वो बात अलग है कि वो सत्ता से दूर है और
सत्ता से खतरा उसी संविधान को है जो विपक्ष मुक्त भारत की बात करती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, जिसके यहां संवैधानिक संस्थाएं क्षत विक्षत हो गई हैं, उनका कोई अब मतलब नहीं रह गया है। तो ऐसे दौर में संविधान पर अगर बात होगी तो मुझे लगता है कि आम आदमी उससे जुड़ पाएगा। और ये 75 साल पूरे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे जिनके मन में संविधान बदलना है, और वो भी कल हो सकता है भाषण दें कि साहब संविधान तो ऐसा है, संविधान तो वैसा है, और संविधान को लेकर के हम बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं। तो श्रद्धा नहीं चाहिए, संविधान पर अमल चाहिए। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, संविधान पर अमल चाहिए। बहुत बहुत सही आप कह रहे हैं। और लेकिन अब देखते हैं कल से क्या कुछ होता है। कल और परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में। धनखड़ साहब खुद जूझ रहे हैं, अपनी ही गलतियों का सामना कर रहे हैं, और विपक्ष बिल्कुल हमलावर है। खुद कोशिश करते हैं, अपने लोगों को आगे लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह डिफेंसिव हुआ जाए, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जब सोमवार और मंगलवार को वहाँ राज्यसभा में ऊपरी सदन में इस पर बहस होगी तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ बेपटरी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अब कैसे पटरी पर लाते हैं, ये तमाम दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बहुत कुछ है आने वाले समय में जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, पंकज चतुर्वेदी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमरेंद्र उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, उनका भी, जो बाद में सुनेंगे उनका भी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश मुखिया भी हैं, याद कर लो भाजपा वाले, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढोगे तो निश्चित रूप से बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। फिर सोच लो, राम और पुष्यमित्र शुंग की लड़ाई शुरू होना अवश्यंभावी है। ज्योति जी हमारे साथ बनी हुई हैं, वीयू हमारे साथ हैं, बृजमोहन जाखड़ साहब हैं। अगर कोई राजनेता किसी पीड़ित परिवार से मिलता है और उस परिवार के लिए कुछ करता है तो उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल सही, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। विजय त्रिपाठी जी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हमारे साथ हैं, और बंशीलाल धौलपुरिया साहब हैं, लुइस मस्करीने साहब हैं, धन्यवाद लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बसराज मंतूर साहब हमारे साथ हैं, और असलम चिश्ती जी गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट असलम भाई आपको भी। और परमार बाबूलाल जी हैं, गुड नाइट ये भी लिख रहे हैं। और सदीक